बिगिनर्स को टिपिकली वी रिकमेंड मोर कंपाउंड मूवमेंट्स एंड उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत। तो और अब देखेंगे पुशअप्स जो होता है, पुशअप्स इज अ मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज। आपकी कोर पे भी हेल्प करता है, आपके ट्राइसेप्स भी बेटर होते हैं, आपकी चेस्ट भी बेटर होती है। फिर जो जंप स्क्वाट्स होता है वो भी देखेंगे तो आपके ग्लूट से लेके हैम से लेके आपके काव्स और क्वाड्स, ये सारी चीज़ें उसमें एक्टिवेट हो जाती है। फिर अगर आप देखेंगे पुलअप्स, अब जैसे मैं आपका वर्कआउट रूटीन जानना चाहूँगा, मैं डेली नहीं पूछूँगा क्योंकि वीक में कई बार डेली में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो आपका वीकली रूटीन कैसा होता है? आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कितनी बार करते हो? कार्डियो कब आप करते हो? कौन-सा करते हो? मैं आपका डेली रूटीन जानना चाहूँगा, अभी आप क्या करते हैं? तो पहले तो मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किया है बहुत ज़्यादा। हैवी वेट ट्रेनिंग काफ़ी करता था मैं। अभी जब से मैंने स्टार्टेड ट्रेनिंग नुसायर फ्रॉम नास डेली, तो क्योंकि उनके पास में कोई लिमिटेशंस थी, जैसे ही वाज़ नॉट एबल टू गो टू द जिम एंड ही वाज़ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, हर दूसरे तीसरे दिन ही वाज़ इन अ डिफरेंट कंट्री। सो उसके लिए आई हैड टू मेक अ कस्टमाइज्ड वर्कआउट एंड आई सेड हाउ डू वी मेक श्योर दैट ही स्टिल गेन्स मसल्स, still loses fat, and he can eat food on the go. So I taught him how to ओके, read labels. Then we introduced a HIIT kind of a program. And HIIT में combined that with basic strength training workouts, basic resistance training, body weight training workouts. So because I wanted him to do this exercise, I also started doing it. तो मुझे भी समझ में आया कि एक्सरसाइज कितनी ईजी है या डिफिकल्ट है। तो साथ में हम दोनों ने वो रूटीन स्टार्ट की एंड आई एम कंटिन्यूइंग द सेम रूटीन। सो आई बेसिकली स्टार्ट विथ माई बॉक्सिंग ड्रिल। तो कभी भी जो चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना रहता है वो आपको हमेशा वर्कआउट के पहले करें। तो मैं हुँ, बॉक्सिंग ड्रिल के पहले भी आई डू स्प्रिंट्स, तो स्प्रिंट्स करता हूँ। 10-10 सेकंड के आपके 10 स्प्रिंट समझ लीजिए, और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, उसमें आपकी पूरी वार्म अप हो जाती है एंड देन इट्स गुड फॉर यू। देन हुँ, आई डू बॉक्सिंग ड्रिल, माय कोच कम्स एंड देन ही हेल्प्स विद पैड वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद में फिनिशिंग में वी डू 3 सेट्स ऑफ HIIT। तो उसमें 3 एक्सरसाइजेस रहती हैं व्हिच इज़ पुशअप्स, पुलअप्स और जंप स्क्वाट्स। तो अब हम 50 पहले पुशअप्स करते थे, अब मैं 70 पुशअप्स एक बार में करता हूँ। सो आई डू 70 पुशअप्स, लगभग 25 पुलअप्स और 50-60 के आसपास में जंप स्क्वाट्स। ये 3 बार हम इन अ वेरी हाई इंटेंसिटी स्टाइल करते हैं एंड देन आई फिनिश ऑफ विद सम नी मोबिलिटी वर्कआउट बिकॉज़ आई हैव नी प्रॉब्लम एंड देन उसके बाद मैं एब्डोमेन वर्कआउट। ये रोज़ का मेरा 7 दिन का यही शेड्यूल है। तो द ओनली चेंज हैपेंस इन, जब मेरे कोच बोलते हैं कि आज ये वाली बॉक्सिंग ड्रिल करनी है, आज वो वाली बॉक्सिंग ड्रिल करनी है। बाकी पूरा वर्कआउट एक्चुअली रिमेन्स द सेम। अब मान लो कोई इंसान बॉक्सिंग ना करता हो तो वो कैसे अपना शेड्यूल बना सकता है? जैसे हमने डाइट पर किया था कि ये पूरा पर्सनलाइज़्ड होता है, खुद को क्या पसंद है, कुछ ना पसंद है, उसके अराउंड लोगों को अप्रोच करना चाहिए। तो वैसे मैं वर्कआउट वे में आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लो मैं आपके साथ आता हूँ, आई एम योर क्लाइंट, तो हुँ, आप मुझे कैसे डिवाइड करना चाहोगे? मैं खुद टेनिस प्लेयर हूँ, हुँ। तो आप मुझे कैसे डिवाइड करना चाहोगे कि स्मिथ तू पहले ये कर, प्रायोरिटी इसे दे और बाद में इसे कर। तो आप कैसे क्लाइंट को भी अप्रोच करते हो और कैसे खुद को मतलब जो सेल्फ टॉट इंसान है, वो खुद अपना वर्कआउट बना सकते हैं, वो आपसे जानना चाहूँगा? देखिए, हाइपरट्रॉफी और जनरल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम अटेन करने के लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। आपको अपनी बॉडी में मैकेनिकल टेंशन जितना ज़्यादा आप इंड्यूस करोगे आपके मसल्स में, उतना ज़्यादा आपका मसल विल एक्सपीरियंस वेयर एंड टियर, रिकवरी होके बड़े मसल्स फॉर्म होंगे, राइट? तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए या तो आप टाइम बढ़ा दें या एक्सपोज़र बढ़ा दें। तो ठीक है। धीरे-धीरे करके आपको किसी भी मसल ग्रुप को जब आप एक्सपोज़ करते हो टू द मैकेनिकल टेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट बिल्ड्स अप सब्सटैंशियल हुँ, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड दैट हेल्प्स इन गेनिंग मसल मास। और अब रिसर्चेस आ चुकी है जिन्होंने बताया है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ सेट्स, फ्रीक्वेंसी एंड हाइपरट्रॉफी, राइट? तो उसमें ये नहीं है कि आपको हेवी वेट उठाना है। तो अब अगर आपके पास में 1 घंटा है, 1 घंटे में मान लीजिए आप 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं। अब 3 दिन अगर आप 1 हुँ, घंटा देते हैं, तो आपको ये चाहिए कि इन 3 दिन में मैं अपने ज़्यादातर मसल्स को एक्सपोज़ कर पाऊँ टू सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल टेंशन। तो सबसे पहले आप फ़ोकस करेंगे ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ पे जो कि कंपाउंड एक्सरसाइज़ेज़ हैं, मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे मसल्स एक बार में दे आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल टेंशन। तो हुँ। बिगिनर्स को टिपिकली वी रिकमेंड मोर कंपाउंड मूवमेंट्स एंड उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़े। दीज कुड बी बॉडी वेट मूवमेंट्स। तो कोई भी तरह का पुश मूवमेंट, किसी भी तरह का पुल मूवमेंट, कोई भी तरह का मूवमेंट जिसमें थोड़ी सी एक्सेल लोडिंग हो रही है, तो कि स्पाइन के लिए भी हेल्दी है। तो और अब देखेंगे पुशअप्स जो होते हैं, पुशअप्स इज अ मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज। आपकी कोर पे भी हेल्प करता है, आपके ट्राइसेप्स भी बेटर होते हैं, आपकी चेस्ट भी बेटर होती है। उसी तरह से आपके जो जंप स्क्वाट्स होता है वो भी देखेंगे तो आपके ग्लूट से लेके हैम से लेके आपके काव्स और क्वाड्स, ये सारी चीज़ें उसमें एक्टिवेट हो जाती हैं।
फिर अगर आप देखेंगे पुलअप्स में आपकी बैक एक्टिवेट हो जाती है, शोल्डर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, आपके बाइसेप्स बनते हैं, उसमें ट्राइसेप्स बनते हैं, राइट? तो इस तरह से आप फाइंड आउट करें कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैकेनिकल टेंशन आपके मसल्स पे। तो इस तरह की एक्सरसाइज जो होती है इनको हम प्राइमरी एक्सरसाइज में डिवाइड कर देते हैं, और फिर प्राइमरी एक्सरसाइज हो गई, फिर लास्ट में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो थोड़ी सी सेकेंडरी एक्सरसाइज कर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बेटर अडाप्टेशंस होंगे तो थोड़ा सा इंटेंस तरीके से उसको करें। अगर आप उस एक्सरसाइज को करने में 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हैं, कोशिश करें उसको 1 घंटे में फिनिश करने की। मोबाइल यूज़ कम करें या थोड़ा सा अपना मसल्स को थोड़ा एग्जॉस्ट करने की कोशिश करें, तो उससे आपका VO2 मैक्स और आपका जो एक रेस्टिंग हार्ट रेट है वो भी बेटर होता चला जाएगा। अब जैसे मैं आपसे ब्लूप्रिंट जानना चाहूँगा कि मान लो एक इंसान आपके पास आता है और बोलते हैं कि जैसे मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए, तो आप उसे क्या-क्या ब्लूप्रिंट कहोगे? हमने डाइट न्यूट्रिशन को एकदम डिटेल में किया, पर आप खाली उसे लिस्ट डाउन कर दीजिए ताकि किसी को अगर सिक्स पैक्स बनाना है तो उसके पास चेकलिस्ट है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये मैंने मिस कर दिया तो नहीं होगा, तो उसके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए। तो वैसे आप एक ब्लूप्रिंट बता दीजिए हमें। राइट, तो देखिए, सिक्स पैक एब्स में दो चीज़ हो गई। एक तो आपके एब्स जो आपके मसल्स होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स तो आपके वो होने पड़ेंगे, राइट? जो आपके एब्स के मसल्स हैं, कुछ लोग के 6 मसल्स होते हैं वहाँ पे, कुछ के 12 मसल्स होते हैं, कुछ के 10 होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक स्ट्रक्चर आपके एब्डोमेन तो बन जाएंगे, मसल्स तो बन जाएंगे। अब दूसरी चीज़ हो गई कि मसल्स आपके शो कैसे होंगे। शो करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में फैट कितना। तो आप ये समझिए कि आपके मसल्स बन गए लेकिन आपके शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके। टिपिकली विमेन जो होती है उनमें 20% बॉडी फैट के नीचे आते हुए उनका एब्डोमेन का स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। 17-18% पे काफ़ी शार्प हो जाता है। और मेन में जो होता है वो टिपिकली 12% के आसपास में आपको ऊपर के दो एब्स दिखने लग जाते हैं। 10-9% के नीचे जब आप जाते हैं तो आपके पूरे प्रॉपर सिक्स पैक एब्स दिखने लगे। किसी भी जिम में जाइए, वहाँ पे BCA करके एक मशीन होती है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस इम्पिडेंस मशीन होती है। अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक करवाइए। एक बार आपने अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक किया, हाई है, मान लीजिए 20% है, टारगेट करिए कि भाई मुझे 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में अपना बॉडी फैट परसेंटेज 10% के आसपास में लेके आना है सही तरीके से। अपनी कैलोरीज सेट करिए, एक छोटा सा डेफिसिट क्रिएट करिए जिसमें कि आपका एक मेंटेनेंस कैलोरीज है और एक थोड़ी सी कैलोरीज है, जिसमें आपका मंथली लगभग 2 से 3% बॉडी फैट अगर परसेंटेज लूज़ हो रहा है, बॉडी फैट परसेंटेज अगर लूज़ हो रहा है, इट्स गुड एनफ। तो उसके हिसाब से फिर आप एक रोड मैप बना के चलिए। अपना प्रोटीन सही रखिए, अपना हाइड्रेशन सही रखिए, कैलोरीज और फिर स्लीप, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब इसमें मसल के अराउंड मैं आपको स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कि मान लो किसी के जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं पर उसे ब्यूटीफुली फॉर्म मसल्स नहीं दिख रहे हैं, हम्म, तो ऐसे मसल बिल्डिंग के लिए कैसे हम लोग अप्रोच करें अपने वर्कआउट पर? क्या वॉल्यूम पर ज्यादा जोर डालना है, क्या लिफ्टिंग वेट पर ज्यादा जोर डालना है, या फिर फ्रीक्वेंसी या सेट के बीच जो गैप है उस पर ज्यादा जोर डालना है? तो एक मसल बिल्डिंग ब्यूटीफुली फॉर्म मसल्स, क्योंकि मान लो कि कोई ऐसा करता है तो उसमें भले उसके पास मसल्स है पर वो कहते हैं ना कि वो पूरा कर्वी उसके नेचर नहीं दिख रहा। यस, तो उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कल ही किसी को मैंने कहा था कि भाई कल जेसी को बुला रहा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं 10 आपके जैसे मैं 10 साल से मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ, पर मेरे फॉर्म उतना आ नहीं रहा, मेरा मसल दिख नहीं रहा। तो ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मसल्स को आप जितना ज़्यादा फटीग करेंगे उसमें उतना ज़्यादा सबस्ट्रेट फॉर्म होता जाता है। तो देखिए, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक बेसिक बता देता हूँ। जब आप अपनी बॉडी मूव करते हैं तो बॉडी में मूव करने के लिए, हर एक ऑर्गन मूव करने के लिए कहीं ना कहीं बॉडी एनर्जी डिराइव कर, जो एनर्जी बॉडी डिराइव करती है वो लोकली स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे जो कि ग्लूकोज आपकी पॉलीमर होती है, या फिर आपका IMTG जो कि आपके होते हैं इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स। सो जितना ज़्यादा आप मसल्स को एग्जॉस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप फेलियर की तरफ लेके जाओगे, इट कुड बी अ फंक्शन ऑफ हैवी लोड और हैवी रेप्स और हैवी सेट्स, हायर नंबर ऑफ सेट्स, उसको जितना आप फटीग की तरफ लेके जाओगे, जितना आपका सबस्ट्रेट वहाँ पे डिप्लीट होगा, उतना बॉडी उसको सुपर कंपनसेट करने की कोशिश। सो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिप्लीशन एंड सुपर कंपनसेशन। तो आप जितने ज़्यादा सेट्स करोगे, रेप्स करोगे, जितना ज़्यादा आप उस सबस्ट्रेट को डिप्लीट करोगे, बॉडी उतना ज़्यादा आपके मसल्स को उस सबस्ट्रेट को मसल्स में स्टोर करना शुरू कर देगी, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। और जनरली सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में आपका राउंडर मसल्स हो जाते हैं थोड़े से। वहीं कॉन्टोर जब जिसे कहते हैं। यस, वहीं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर बॉडी को एस्थेटिक से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे बॉडी का प्राइम फंक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम मसल फाइबर रिक्रूटमेंट।
राइट? Yeah. और उसमें दूसरी एक चीज़ हो जाती है, फिर आपका जो फिलामेंट होता है, एक्टिन, मायोसिन, जो आपके एक्चुअल मसल फाइबर्स होते हैं, वो फिर थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे सबस्ट्रेट जो आपका डिप्लीट होकर सुपर कंपेंसेट होता है, उसके कंपैरिजन में बॉडी ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है? एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट जो होता है, उसको थिक करने में। तो वो आपके तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप, ये डिफरेंस हो जाता है टिपिकली कि अगर आपको, जैसे आपने बोला कि अगर आपको राउंडर मसल्स बिल्ड करना है, थोड़ी मसल मैच्योरिटी आपको बिल्ड करनी है, तो आप वॉल्यूम पे फोकस करिए, ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स पे फोकस करिए और मसल्स को फेलियर की तरफ लेके जाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अब ऐसे ही मैं आपसे होम वर्कआउट के बारे में जानना चाहूंगा। आपने बुक में भी लिखा है कि 2020 के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है लोगों का, कि मतलब लोग जिम के अलावा भी घर बैठे बैठे अपने रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और सारे जो डेली वर्कआउट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो यस। एक आदमी मान लो कि एक वो नास डेली जैसा ही है कि वो ऑन द गो है, ही डजंट हैव टाइम टू गो टू द जिम और एनी सॉर्ट ऑफ वेट लिफ्टिंग मटेरियल। तो कैसे, मतलब कौन कौन से, जैसे पुशअप पुल अप आपने कह दिया, वैसे शायद एक प्लैंक और लंजेस स्क्वाट्स ये सारे आपने लिस्ट यस, डाउन किए थे। यस, यस। तो मिनिमम वायबल वर्कआउट में आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जो एकदम बिजी चल रहा है, उसके पास शायद दिन में खाली आधा घंटा है, हुँ। जो अपने घर में कैसे वो अपना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, सो देखिए उसमें मैंने आपको बता दिया, पुशअप्स हो गए, बहुत अच्छी कंपाउंड एक्सरसाइज होती है आपके शोल्डर्स के लिए, आर्म्स के लिए, आपके बैक के लिए और सॉरी चेस्ट के लिए। ये हो गया आपका पुशअप्स। फिर हो गया आपका पुलअप्स। पुलअप्स हो गई आपके लिए आर्म्स के लिए एंड बैक के लिए और आपका कोर के लिए। फिर आपके पास में प्लैंक हो गई, गुड फॉर कोर। फिर आपके पास में हो गया स्क्वाट्स, जो कि आपके ग्लूट्स के लिए, हैम स्क्वाट्स, उसके लिए हो गया। फिर आपके पास में हो गए लंजेस। लंजेस आर ऑल्सो गुड फॉर योर ग्लूट्स। फिर आपके एडक्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद में फिर आप चाहें तो खड़े होकर जो स्टैंडिंग काफ रेजेस होते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो काफ रेजेस आप कर सकते हैं। तो इसमें लगभग आपके सारे मसल ग्रुप्स कवर हो जाता है। फिर आपको कहीं कुछ लगता है कि नहीं मुझे फोर आर्म भी बिल्ड करना है, या कुछ अलग से कुछ ऐसे लैगिंग मसल पार्ट्स हैं, या आपके डेल्ट्स बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप फिर आप घर पे एक मिनी सेट एक डंबल्स का खरीद के रख लें। 10 या 12 किलो के डंबल्स हैं, या अगर आप एक बिगनर है 5 किलो के डंबल उठा लें, और उससे फिर आप चाहे तो अपने लेटरल रेजर्स कर लें, फ्रंट रेजर्स कर लें, या सिंपल शोल्डर प्रेस कर लें। तो वो सब में आपका मतलब इतनी एक्सरसाइज आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद में इन्हीं एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा इसको एक्सपोज करेंगे, आपको मैकेनिकल टेंशन जितना आप बॉडी में इंड्यूस करेंगे, उतना फिर आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी हाइपरट्रॉफी। उसके बाद में फिर जो है आपका प्रोटीन इनटेक, का कैलोरीज, हाइड्रेशन और स्लीप। अब जैसे आपको ही पता होगा कि इंडिया एक मेटाबॉलिक क्राइसिस से जूझ रहा है, कि मतलब डायबिटीज रेट एकदम हाई है, प्री डायबिटीज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो भी काफी हाई है। तो मैं मेडिकल कम्युनिटी के तौर से आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से मार्कर्स को, बायोमार्कर्स जो हमारे जो मतलब ब्लड ग्लूकोज या ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो बायोमार्कर्स है, किन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, रेगुलरली टेस्ट कराने चाहिए, और किन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कैसे करेंगे वो बाद में पूछूंगा। पर पहले मैं आपसे लिस्ट जानना चाहूंगा कि कौन कौन से मेडिकल बायोमार्कर्स पर कोई भी इंसान, कोई भी एज का हो, कोई भी सेक्स का हो, उसे वो बायोमार्कर्स पर ध्यान रखना ही रखना है। देखिए बिना ब्लड टेस्ट करे अगर एक सिंपल सा बायोमार्कर मैं बताऊं, तो पहले लोग बीएमआई यूज़ करते थे, जो आपको पता है वी यूज़ बीएमआई एज ए एपिडेमियोलॉजिकल लेवल पे हम उसको यूज़ करते हैं, बट एट इंडिविजुअल लेवल बीएमआई इज़ यूजलेस। तो एट ए इंडिविजुअल लेवल बॉडी फैट परसेंटेज जो होता है वो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होता है इन एस्टिमेटिंग ऑल कॉज mortality। सो टिपिकली जो आपके लीन इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें हमने ऑब्जर्व किया है दे हैव 30% लोअर ऑल कॉज mortality रिस्क कंपेयर टू नॉन लीन या ओबीस इंडिविजुअल। Yep. सो सबसे बड़ा एक फैक्टर तो हो गया आपका ओबेसिटी इटसेल्फ। अगर आप WHO के भी लिस्ट देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा अगर आपका रिस्क फैक्टर्स हैं कार्डियोवैस्कुलर, टुडे ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पीपल डाई ऑफ CVDs एंड 66% बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज दैट इंक्लूड्स कैंसर्स एंड अदर थिंग्स। तो उसमें अगर आप सबसे बड़े जो रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, सबसे पहला है ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टबैको। ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर आपके 5वें 6वें नंबर पे आपका आता है एयर पोल्यूशन, और फिर उसके बाद में आपका आता है स्ट्रेस। अब एयर पोल्यूशन का आप कुछ कर नहीं सकते, स्ट्रेस आज के समय में आई डोंट थिंक कि एवरीबडी इज इन कंट्रोल, बट एल्कोहल आप क्विट कर सकते हैं, स्मोकिंग आप क्विट कर सकते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है, जो कि आपको किसी जिम में जाके पता चल जाएगा। जिम में भी नहीं जाना है, अपनी शर्ट उतारो, कांच में देखो मेरी टमी बाहर निकल रही है क्या, वो टमी आपका सबसे बड़ा पाप है। बिकॉज और आपका वो नाभि का माप भी शायद वही वेस्ट सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी फैट, राइट? ये
जनरलाइज मतलब क्या इन है? इन जनरल मैनर, अगर वेस्ट आपका बाहर निकल रहा है, चेस्ट आपका बाहर होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, सो देन दैट इज रिस्की फॉर यू। क्योंकि जितना Okay, ज़्यादा आपके, और इंडियंस में जनरली वी हैव ए हायर प्रेडिस्पोजिशन फॉर या विसरल फैट। एंडोजेनिक ओबेसिटी कहते हैं उसे। एग्जैक्टली, एंड बिकॉज ऑफ आवर एवोल्यूशन एंड द होल अपना जो बैकग्राउंड जेनेटिक था, हमारा डिसएडवांटेज है इंडियंस। वी हैव दैट जेनेटिक डिसएडवांटेज। थोड़ा सा अगर सिर्फ अपने जो तून, जिसको पेट को बोलते हैं, वो सबसे एक बड़ा आपके लिए सामने से दिखने वाला एक बड़ा सा फिजियोलॉजिकल बायोमार्कर आपके लिए वो है बॉडी फैट परसेंटेज। अब अगर ब्लड रिपोर्ट्स की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, फिर आपका HbA1c हो गया, चेक करें CRP, ESR, अगर वो एलिवेटेड है तो दैट कैन ऑल्सो मीन सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। फिर आपके ए लाइपोप्रोटीन A, B वो हो गए, वो देखें, उनका रेशो चेक करें। मतलब बट वो जनरली क्या होता है कि वो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से रिकमेंड करेगा। बट एक इंसान जिसको अगर कुछ भी पैसा स्पेंड नहीं करना है और उसको ये पता करना है कि यार मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, कांच में अपने आप को देखे, अगर उसको दिख रहा है कि भाई मेरी तोंद है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि यार ये गलत है। पेट बाहर अपना नहीं निकलना चाहिए। दैट बेसिकली मीन्स यू हैव हायर बॉडी फैट परसेंटेज, हायर विसरल ओबेसिटी। और मुझे लगता है कि बॉडी फैट विसरल फैट का डायरेक्ट कोरिलेशन ये ट्राइग्लिसराइड HbA1c और ब्लड शुगर लेवल पे आता ही आता है। 100%। तो मतलब अगर आप टेस्ट ना करें और आप सिर्फ अपने टोन को कम कर दे तो टेस्ट नॉर्मली आने वाले हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल इंडिविजुअल एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। यस। या तो इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि टोन स्पेसिफिकली, अगर मान लो मेरे पापा 50 ईयर ओल्ड हैं, उनकी अभी टोन निकल आई है, एज रिलेटेड भी है, पर तो भी इट इज मैनेजेबल, आपको भी पता है, तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि हाउ टू लूज द बेली फैट? देखिए, अब बेली फैट स्पेसिफिकली बेली से तो जाता नहीं है, हमें पता है कि स्पोर्ट रिडक्शन जो है इट्स गोज फ्रॉम द ओवरऑल बॉडी। तो आपको सबसे पहले अपना खान पान पे ध्यान देना है कि जो फैट जो, और उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक दिन आप वेइंग स्केल पे खड़े हों, अब मान लीजिए कि आपका वजन 80 किलो है, आप दिन भर में आपने खाना खाया और कल आपने जब उसके उठ कर देखा तो आपका वजन हो गया 80.3, मतलब आपका वजन 300 ग्राम बढ़ा। तो आपको समझना चाहिए कि यार मैं ज़्यादा खा रहा हूँ इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है। तो आप उसमें से कुछ खाना कम करें, कुछ ऑयल कम करें, तो फिर आप दूसरे दिन देखेंगे कि यार मेरा वजन थोड़ा कम हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना खाना खा रहा हूँ मैं तो मेरा वजन बढ़ रहा है, कितना खा रहा हूँ तो कम हो रहा है। अगर दिन का 100 से 300 ग्राम वजन कम होता है तो आप सही कर रहे हो। अगर एक दिन में 1 किलो वजन कम हो गया, वो फिर आप गलत कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा एक हमको ध्यान रखना है कि मंथली अपना टारगेट बना के चलना है कि अगर मुझे वजन कम करना है तो 2 से 3 किलो आप वजन कम करने का एक टारगेट बना के चलो, विच इज गुड फॉर यू। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।